हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज से मैं क्लासिकल थिंकर स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो थिंकर्स हैं वो यूपीएससी, यूजीसी नेट और सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक थिंकर्स का पूरा पोर्शन हमारे सिलेबस में है, तो इसलिए आज से हम थिंकर स्टार्ट करेंगे। अब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 10 से 15 मिनट का, बट मैंने इसमें थिंकर्स की ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली हैं। अब एक बार बुक से गो थ्रू हो जाओगे तो सारे देखोगे कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें अपने नोट्स में मैं ले आई हूँ। और अगर फिर भी इन डेप्थ पढ़ना है तो अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जो आज के मैं थिंकर लेके आई हूँ वो है एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिनको फ्रेडरिक टेलर बोलते हैं। 1856 से लेके 1950 तक का इनका टाइम पीरियड था। ये पैदा हुए थे कहाँ पर? जर्मन टाउन पेनिसिल्विया में, यूएस में जो है। 20 मार्च 1856 में यूएस में पैदा हुए थे ये। फर्स्ट सीरियस एफर्ट जो है इनका, एफर्ट लिखा है मैंने, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। फर्स्ट सीरियस एफर्ट जो इनका है वो किस चीज़ के लिए था? रिसर्च को इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन यूएसए। इनका फर्स्ट सीरियस एफर्ट इस चीज़ के लिए था कि उन्होंने रिसर्च करनी थी मैनेजमेंट पे, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन यूएस। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर ही सॉट टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, इसलिए वो क्या कर चाहते थे कि वो इम्प्रूव कर सके इंडस्ट्री की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। इंटेलेक्चुअल लीडर एंड हिज आइडिया वर हाईली इन्फ्लुएंशियल। उनका क्या है, वो एक इंटेलेक्चुअल लीडर थे। उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एक तो इंटेलेक्चुअल लीडर थे और उनके जो आइडियाज़ थे ना वो बहुत हाईली इन्फ्लुएंशियल थे। उन्होंने इन्वेंट किया था कटिंग टूल, ए स्टील हैमर, हाइड्रोलिक पावर लोडिंग मशीन, टूल फीडिंग मैकेनिज्म एंड अ बोरिंग एंड टर्निंग मिल। तो ये कुछ इनकी इन्वेंशन से इन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया था। फिर इनके इनके ना इनमें कॉन्सेप्ट आता है सॉलिड रिंग। तो सॉलिड रिंग क्या होता है? काम चोरी। उन्होंने नोटिस किया, क्योंकि वो तो क्या करने आए थे, इम्प्रूव करना चाहते थे ना इंडस्ट्रियल की एफिशिएंसी को। तो जब वो इम्प्रूव करना चाहते थे तो अपने अपने मेथड यूज़ किए। तो उनमें से एक उनका मेथड सॉलिड रिंग भी था। काम चोरी पे उन्होंने काम किया कि काम चोरी क्या है। उन्होंने नोटिस किया कि ए फिनोमेना ऑफ वर्कर प्रपोजली ऑपरेटिंग बिलो देयर कैपेसिटी कॉल्ड सॉलिड रिंग और स्कीविंग। उन्होंने ये देखा कि जो वर्कर थे वो अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहे हैं। उस चीज़ को उन्होंने बोला सॉलिड रिंग है या स्कीविंग। स्कीविंग भी आता है कभी कभी, सॉलिड रिंग कॉन्सेप्ट भी आता है कभी कभी, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो यहाँ पे एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं। तो इन्होंने देखा कि कुछ वर्कर है ना वो अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहे हैं। तो वो कम काम क्यों कर रहे हैं उसके, ये जो सॉलिड रिंग है ये भी 2 टाइप की है, ठीक है। एक है नेचुरल सॉलिड रिंग, एक है सिस्टमैटिक। नेचुरल तो होती है जैसे हम में से कुछ लोग भी हैं कामचोर, बाई बर्थ ही कामचोर हैं, वैसा वाला नेचुरल। और एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल। तो वो जो सिस्टम के बेस्ड है, वो सिस्टम कैसा वर्क कर रहा है उसके बेसिस पे जो काम चोरी करता है, वेजेस ना मिलना, ऐसा वैसा, तो वो आ जाता है हमारे पास सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशनल सॉलिडिंग उसको बोलते हैं। तो बेस्ट रिजल्ट कुड बी अचीव थ्रू पार्टनरशिप बिटवीन ट्रेन स्टाफ। उन्होंने क्या देखा? सबसे पहले ये देखा कि काम चोरी हो रही है, लोग अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा कि बेस्ट रिजल्ट कैसे अचीव किया जाए, एक पार्टनरशिप के थ्रू। और पार्टनरशिप होनी चाहिए बिटवीन ट्रेन स्टाफ के बीच में, क्वालिफाइड मैनेजमेंट के बीच में और कोऑपरेटिव वर्कर के बीच में। अगर इन लोगों के बीच में कॉपरेशन होगा तो यहाँ पे स्कीविंग का, सॉलिड रिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। 3 रीज़न देखिए सॉलिड रिंग के। 3 रीज़न क्या क्या थे? फर्स्ट था कि इफ़ दे बिकम, लोग जो वर्कर थे ना वो काम चोरी क्यों करते थे? वो ये इसलिए काम चोरी करते थे कि अगर वो लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे तो उनमें से कुछ क्या हो जाएंगे, वो अगर वो ज़्यादा काम कर लेंगे, सरप्लस हो जाएंगे, तो उनमें से किसी को एलिमिनेट भी किया जा सकता है। मान लो 10 वर्कर का, मतलब 10 वर्कर का काम है, अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो वो 8 लोग ही उस काम को कर लेंगे। फिर ऑब्वियस सी बात है कि मैनेजमेंट उन 2 वर्कर का क्या करेगी? जब वो 10 लोगों का काम 8 लोग ही कर रहे हैं तो 2 को तो निकालना ही है। तो उस चीज़ के लिए वो लोग क्या करते थे, अपनी कैपेसिटी से कम काम करते थे। जहाँ पे 10 का काम होता था वहाँ पे 12 लोगों के काम की जगह बना देते थे वो लोग, ताकि उनमें से किसी को एलिमिनेट ना किया जाए। सेकेंड है नॉन इंसेंटिव वेज सिस्टम एनकरेज लो प्रोडक्टिविटी। जो उनके इंसेंटिव थे ना, जो पैसा वैसा उनको मिलता था, वो भी इतना नहीं था कि वो लोग अच्छे से काम कर सकें। तो वो उसी चीज़ को वो इनकरेज करते थे, लो प्रोडक्टिविटी को, क्योंकि उनको जो पैसा था, तनख्वाह, वो कम मिलती थी। थर्ड है वेस्ट देयर टाइम एंड एफर्ट बाय रिलाइंग ऑन द रूल ऑफ थंब एंड अनसाइंटिफिक मेथड। मोस्टली वो अपना टाइम और एफर्ट कहाँ वेस्ट कर लेते थे? पुराने घिसे पिटे मेथड में, ठीक है, अनसाइंटिफिक मेथड में। और रूल ऑफ थंब जो सदियों से एक्सपीरियंस बेस्ड काम है उन्हीं को करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते थे, कुछ नया मेथड यूज़ नहीं करते थे।
फिर आता है हमारे पास टू काउंटर द प्रैक्टिस ऑफ सोल्डरिंग एंड टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ही यूज स्टॉप वॉच टू टाइम विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वन बेस्ट वे टू परफॉर्म जॉब। तो इन्होंने सबसे पहले सोल्डरिंग को कम करने के लिए और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए स्टॉप वॉचेस लाई कि भाई अब टाइम के अकॉर्डिंग काम होगा, जो भी टाइम होगा, जितने टाइम में काम होगा तो उसी के बेसिस पे उन्होंने स्टॉप वॉच लाई। और फिर वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ जॉब, एक वन बेस्ट वे उन्होंने फाइंड किया किसी भी काम को करने का, ठीक है। फिर टेलर मतलब जो टेलर थे ना, अट्रैक्टेड पब्लिक अटेंशन, लोगों को उनकी अटेंशन कब मिली? इन 1980s में, व्हेन ही रिड्यूस द नंबर ऑफ वर्कर शॉवलिंग कोल एट पेंथलम स्टील वर्कर फ्रॉम 500 to 140 विदाउट एनी लॉस ऑफ प्रोडक्शन। देखो सबसे ज़्यादा उनके काम को वो अप्रिसिएशन कब मिला, लोगों के टेंशन को कब मिली ना, 1880s में मिली, जब उन्होंने एक कोल वाली फैक्ट्री में 500 से लोगों को घटा करके 140 कर दिया, ठीक है। और विदाउट एनी लॉस ऑफ प्रोडक्शन, कोई नुकसान भी नहीं हुआ, प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आई और वर्कर भी कम हो गए। अब वर्कर कम हुए, 140 वर्कर थे, मतलब कि जो उनकी वेजेस थी वो 140 को ही मिल रही थी और उस कंपनी का उतना पैसा भी बचा होगा जितना वो 500 वर्कर को दे रहे थे, और काम इतने लोगों ने ही कर दिया, ठीक है। तो उनको लोगों की अट्रैक्शन मिल गई कि हाँ, अटेंशन मिल गई कि ये इनके जो मेथड हैं, जो इनकी साइंटिफिक मेथड हैं वो अच्छे मेथड हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म कॉइन बाय लुइस ब्रांडिस हु लेटर बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सबसे देखो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट जिस चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं ना, वो टर्म जो है वो टेलर ने नहीं दी थी, वो टर्म दी थी लुइस ब्रांडिस ने। इन्होंने बस उसको एक्सटेंड किया था आगे, और ज़्यादा वर्क किया था टेलर ने, तो लुइस ब्रांडिस ने दिया था, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए थे। उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था एक आर्गूमेंट के टाइम पे, और आर्गूमेंट किस चीज़ पे था? इंटरस्टेट कॉमर्स कमीशन पे था 1910 में। तो यहाँ से ये चीज़ पता चलती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म कॉइन की थी लुइस ब्रांडिस ने, और उसके बाद 1910 में की थी, और ठीक है 1910 में लुइस ब्रांडिस ने की थी। और अगर इन ज़्यादा डेप्थ में देखना है तो वो उन्होंने इस टाइम पर की थी जब वो एक आर्गूमेंट कर रहे थे, तब वो एडवोकेट होंगे, बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। जब वो एडवोकेट होंगे तो उस टाइम पर एक आर्गूमेंट चल रहा था इंटरस्टेट कॉमर्स का, तो तब उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। फिर इनकी कुछ पब्लिकेशन आ जाती है। इनकी इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन क्या है? ए पीस रेट सिस्टम 1895, शॉप मैनेजमेंट 1903, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल 1906 एंड द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911। ऑब्जेक्टिव क्या थे टेलर की फिलॉसफी के? कि एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व मैनेजमेंट प्रॉब्लम। देखो इनके जो फिलॉसफी थे ना, उसकी क्या क्या मेथड मतलब क्या ऑब्जेक्टिव थे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व मैनेजमेंट प्रॉब्लम, ऐसे मेथड को अप्लाई करो जिससे कि मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्किंग कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक क्राइटेरिया, वर्किंग कंडीशन को ऐसे स्टैंडर्डाइज करो ऑन द बेसिस ऑफ एक साइंटिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पे काम को भी डिवाइड करो। थर्ड है गिविंग फॉर्मल ट्रेनिंग टू वर्कर एंड स्पेसिफाइंग इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म स्टैंडर्डाइज टूल एंड मटेरियल। वर्कर्स को फॉर्मल ट्रेनिंग की बात की थी। कुछ इनके ऑब्जेक्टिव थे कि ऐसा होना चाहिए। पहला तो बोला था कि साइंटिफिक मेथड अप्लाई करो, सेकंड बोला था कि वर्किंग कंडीशन में क्या करो, इम्प्रूवमेंट लाओ, मतलब साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करो। थर्ड में बोला था कि वर्कर को फॉर्मल ट्रेनिंग दो, और फोर्थ में बोला था इंश्योर फ्रेंडली कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर एंड द मैनेजमेंट, और इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? फ्रेंडली कोऑपरेशन होना चाहिए। इसी फ्रेंडली कोऑपरेशन को बाद में मेंटल रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, मेंटल रेवोल्यूशन, ये आगे आएगा। फिर इन्होंने कुछ डिफेक्ट को फाइंड किया कि मैनेजमेंट में क्या क्या डिफेक्ट हैं। तो मैनेजमेंट में डिफेक्ट क्या क्या हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया, बहुत सारे डिफेक्ट। पहला था कि कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सेकंड बोला था लैक ऑफ इफेक्टिव स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, लैक ऑफ इफेक्टिव स्टैंडर्ड ऑफ वर्क की कमी है वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ वर्क में। फिर आता है हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, बिकॉज ऑफ कि जो आउटपुट आ रही है ना वो कम आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि नेचुरल सोल्डरिंग या सिस्टमैटिक सोल्डरिंग की वजह से जो आउटपुट है वो कम आ रही है। फेलियर ऑफ मैनेजमेंट टू डिज़ाइन जॉब प्रॉपरली टू ऑफर इंसेंटिव, मतलब मैनेजमेंट की भी गलती है, मैनेजमेंट का भी फेलियर है कि वो डिज़ाइन जॉब को प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं और ऑफर इंसेंटिव, और जिस हिसाब से जिसको इंसेंटिव देना चाहिए वो लोग वैसा नहीं कर रहे हैं। मैनेजमेंट की फेलियर बताया उन्होंने। फिफ्थ है मोस्टली डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट आर अनसाइंटिफिक बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, रूल ऑफ थंब एंड इंट्यूशन। जो मैनेजमेंट के मोस्टली डिसीजन है ना वो अनसाइंटिफिक हैं।
पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं। रूल ऑफ थंब वही घिसे पिटे मेथड यूज़ करने हैं जो कई सदियों से करे आ रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं करनी है, कोई बस एक्सपीरियंस बेस्ड ही किए जाना है, और इंट्यूशन के बेसिस पे इनके कुछ न्यू डिसीजन हैं। लैक ऑफ प्रॉपर स्टडीज़ अबाउट डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में भी प्रॉपर स्टडी नहीं है। डिवीजन ऑफ वर्क किस वर्कर को क्या काम देना है, कितना काम देना है, उसमें कोई भी प्रॉपर स्टडी नहीं है। प्लेसमेंट ऑफ वर्कर विदाउट कंसिडरेशन ऑफ देयर एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। और वर्कर को प्लेसमेंट किया जा रहा है, वर्कर को अपॉइंट भी किया जा रहा है, उनको कंसीडर ही नहीं करें उनकी एबिलिटी क्या है, उनका एप्टीट्यूड क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है। अगर कोई मान लो अगर कोई वर्कर है वो क्लरिकल काम करना चाहता है तो उसको एक मजदूर बना दिया है, वर्कर बना दिया है, वैसा वाला काम दे रहे हैं और वर्कर को क्लरिकल दे दिया है, तो उनके इंटरेस्ट को भी तो जानना है, तभी तो वो होगा, थोड़ी प्रोग्रेस होगी। तो वैसे ही बोल रहे हैं कि प्लेसमेंट कर दिए वर्कर की विदाउट कंसिडरेशन ऑफ एबिलिटी को कंसिडर नहीं किया, एप्टीट्यूड को नहीं किया, इंटरेस्ट को नहीं किया एंड ऑल। आई होप समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बीच में ही बोल रही हूँ। जो अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर देना। फिर आता है टेलर कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये टेलर का कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का, ठीक है, बट इसमें बोला क्या है अब हम वो पढ़ते हैं। प्राइमरी कंसर्न क्या है? प्राइमरी कंसर्न इसका है कि रिजल्ट ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी शुड इक्वली बेनिफिटेड ऑल पीपल। जो रिजल्ट है ना हायर प्रोडक्टिविटी का, उसका बेनिफिट सभी को होना चाहिए, वर्कर को भी, एम्प्लॉयर को भी, कंज्यूमर को भी, इन शेप ऑफ हायर वेजेस। सेकेंड बोला टेलर ने क्या ऑब्जर्व किया कि मैनेजमेंट जो है वो नेग्लेक्ट कर रहा है अपने फंक्शनिंग और शिफ्ट कर रहा है सारा बर्डन लेबर पर, कीपिंग इटसेल्फ माइनर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन्होंने भी जो टेलर का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, उसमें इन्होंने ये बताया कि जो भी प्रोडक्टिविटी होती है उसका इक्वली बेनिफिट सभी को होना चाहिए, वर्कर को भी, एम्प्लॉयर को भी और कंज्यूमर को भी। और सेकेंड इन्होंने ये नोटिस किया था कि मैनेजमेंट क्या करती है, सारा जो भी बर्डन है काम का वो लेबर पर डाल देती है और खुद को ना माइनर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है, और ये चीज़ भी गलत है। थर्ड में इन्होंने बोला था, इन्होंने एडवाइस की थी, ये मैंने पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट में नहीं है, मैं सिर्फ इसका समझा रही हूँ कि इस कॉन्सेप्ट में है क्या। उन्होंने एडवाइस की मैनेजमेंट को शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, तो टेलर ने एडवाइस दी मैनेजमेंट को कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए, डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड, प्लानिंग करनी चाहिए, काम को ऑर्गेनाइज करना है, कंट्रोल करना है, डिवाइजिंग इंसेंटिव स्कीम, कि इन सभी का की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट को खुद लेनी है। कैसे स्टैंडर्डाइज करना है काम को, कैसे प्लान करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कंट्रोल करना है, एट्सेट्रा, ये सारा काम मैनेजमेंट का है, तो मैनेजमेंट को ही लेना चाहिए। अब इनके कुछ प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। 4 बेसिक प्रिंसिपल है। सबसे पहले इन्होंने बोला डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस को डेवलप करना है, साइंटिफिक सिलेक्शन करनी है वर्कर को सिलेक्ट करके ले लेना है, ऐसे ही नहीं कोई गरीब है तो उसको उस बेसिस पे ले लिया, ऐसा होना चाहिए कि जो कंपनी के लिए काम कर सके। थर्ड है साइंटिफिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर भी देखना है, इंटीमेट एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड द मैन। वर्कर होगा शायद, मैंने मैन लिख दिया, हाँ ठीक है ये भी चलेगा। मैनेजमेंट एंड द मैन, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनके बीच में फ्रेंडली कोऑपरेशन होना चाहिए। अब उन्होंने अपनी इस पूरी फिलॉसफी को ना समराइज़ किया था और उसमें इन्होंने बोला था कि साइंस होना चाहिए, रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस होना चाहिए, रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, वाद विवाद नहीं होना चाहिए, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेशन के साथ काम करना है, तेरा मेरा करके काम नहीं करना। फिर बोला था मैक्सिमम आउटपुट होनी चाहिए इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, ऐसे बहुत रिस्ट्रिक्टेड कम आउटपुट नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट होनी चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेटर एफिशिएंसी प्रोस्पेरिटी, और हर एक इंसान की डेवलपमेंट होनी चाहिए ग्रेटर एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी के साथ। फिर इनका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है फंक्शनल फॉरमैनशिप का। उन्होंने रिजेक्ट किया था यूनिटी ऑफ कमांड। पहले ऐसा चलता था एक बॉस जो है एक ही को ऑर्डर देगा, एक वर्कर जो एक ही को फॉलो करेगा, तो उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट करके बोला कि फंक्शनल फॉरमैनशिप का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने 8 फंक्शनल बॉसेस बताए, 4 जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे प्लानिंग के लिए और 4 होंगे एग्जीक्यूशन के लिए, एग्जीक्यूट करेंगे। और प्लानिंग के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? वर्क एंड रूट क्लर्क प्लानिंग के लिए, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क प्लानिंग के लिए, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क प्लानिंग के लिए, एंड शॉप डिसिप्लिनरी, ये सब प्लानिंग वाले हैं। ये सारे लोग जो है ये प्लानिंग करेंगे और ये लोग एग्जीक्यूट करेंगे। गैंग बॉस एग्जीक्यूट करेगा, रिपेयर बॉस एग्जीक्यूट करेगा, स्पीड बॉस एंड द इंस्पेक्टर, ये लोग एग्जीक्यूशन वाले, ये प्लानिंग वाले।
अब इन्होंने कुछ क्वालिटीज़ बताई थी गुड फॉरमैन की। कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ मतलब 9 क्वालिटीज़ इन्होंने बताई थी टेलर ने। वैसे तो आप और भी ऐड कर सकते हो, बट आपके अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन ही ना पूछते, वहाँ पे टेलर के अकॉर्डिंग पूछते हैं, इसलिए हमें ये 9 ही पढ़नी है। इन्होंने सबसे पहले बोला एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन तो एज यूजुअल सबके लिए ज़रूरी है। एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज के साथ उनके पास एनर्जी भी होनी चाहिए। एनर्जी के साथ मैनुअल डेक्सटेरिटी एंड स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, मतलब उनके पास दक्षता होनी चाहिए, काम करने की स्किल को परफॉर्म करने की एबिलिटी होनी चाहिए। टैक्ट होना चाहिए। टैक्ट मतलब लोगों से कैसे डील करना है वो होना चाहिए। ग्रिट होनी चाहिए, मतलब करेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। जजमेंट, ऑनेस्टी एंड गुड हेल्थ। तो ये 9 क्वालिटीज़ हैं टेलर के अकॉर्डिंग एक फॉरमैन की। फिर आ जाता है हमारे पास मेंटल रेवोल्यूशन। कभी कभी ना ये वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंटल रेवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल रेवोल्यूशन। अब 1 मिनट के लिए मेरी वीडियो को पॉज करके इस पर सोचो और फिर बताओ कि तुमने क्या अपने दिमाग में सोचा, और फिर मेरी वीडियो को सुनो और तुम्हारे दिमाग में क्या आया। अगर तो ठीक आया तो आप राइट डायरेक्शन पे है, अगर थोड़ा सा भी याद अच्छे से नहीं आया तो फिर समझ लो कि आपको भी अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो आता है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन में ये बोला कि एटीट्यूड को चेंज करता है, पार्ट ऑफ द वर्कर एंड मैनेजमेंट। वर्कर और मैनेजमेंट एक दूसरे से अच्छा रिलेशन रखें, म्यूचुअल हेल्प करें, एक दूसरे की हेल्पफुल रहें, फ्रेंडली कोऑपरेशन रखें। जो भी काम है एक दूसरे को क्या करें, एक दूसरे को साथ में लेके चलें, उल्टा धकेले नहीं उनको, उसको बोलते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी इज़ पॉसिबल होनी चाहिए ओनली, कि म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी कैसे पॉसिबल होगी, ओनली थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन। तो उनको आपस में वाद विवाद नहीं करना है, प्यार से रहना है और प्यार से काम करना है, फ्रेंडली कोऑपरेशन मेंटेन रखना है। दैट इज़ कॉल्ड इज मेंटल रेवोल्यूशन। क्रिटिसिज्म क्या होता है, सॉरी होता नहीं है, मतलब इसको भी क्रिटिसाइज़ किया लोगों ने। ऐसा नहीं है कि टेलर की सारी थ्योरी को सबने फॉलो कर दिया। सबसे पहले तो ट्रेड यूनियन ने इसको क्रिटिसाइज़ किया। ट्रेड यूनियन ये बोला कि एंटी लेबर है, एंटी ट्रेड यूनियन है। इन्होंने फोकस किया था ओनली मैकेनिकल एस्पेक्ट पे और इग्नोर कर दिया था ह्यूमन एस्पेक्ट को, डीह्यूमनाइजिंग बोला है। और उसके बाद जो वो है एम्पी फोलेट है और एल्टन मयो है, इन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया था। मार्टिन साइमन ने इसके लिए बोला था फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है। और कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, बस यहाँ एग्जाम में ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। 3 स्टेटमेंट करेक्ट दी होती हैं, उनमें से एक इनकरेक्ट होती है। तो कभी कभी ये मॉडर्न किसी और के लिए भी डाला होता है, जैसे गुलिक एंड उर्वी में ये क्वेश्चन आ जाता है कि मॉडर्न कॉस्ट सिस्टम उन्होंने दिया था। तो हमें बस पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो टेलर ने दी। सबसे पहले निमोनिक सिस्टम दिया था टेलर ने, क्लासीफाई करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को। ठीक है, निमोनिक सिस्टम याद रखना टेलर का है। ये यूजीसी नेट के 2014 या 14-13 के आसपास ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, निमोनिक सिस्टम वाला। मॉडर्न कॉस्ट सिस्टम का भी पूछा हुआ है, स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन थे दोनों। निमोनिक सिस्टम दिया है टेलर ने, मॉडर्न कॉस्ट सिस्टम दिया था टेलर ने। इंस्ट्रक्शन कार्ड फॉर द वर्कर, वर्कर को इंस्ट्रक्शन कार्ड देने हैं जिससे कि लोग उनका टाइम वेस्टफुल कन्फ्लिक्ट ना हो, उसको क्या काम करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन कार्ड प्रोवाइड करने थे। यूज़ ऑफ स्लाइड रूल्स एंड सिमिलर टाइम सेविंग इम्प्लीमेंट। पहले क्या होता था, बड़े बड़े बॉक्सेस को भी एक जगह से, एक फैक्ट्री से दूसरी जगह पर पहुंचाने में ना बहुत टाइम लगता था, तो उसके लिए उन्होंने एक स्लाइड रूल्स टेक्निक लाई थी। तो उन्होंने बोला, इन्होंने मतलब टेलर ने यूज़ ऑफ स्लाइड रूल को यूज़ करना है, टाइम सेविंग इम्प्लीमेंट है। और डिफरेंशियल रेट सिस्टम, डिफरेंशियल रेट सिस्टम जो लोग जितना ज़्यादा काम करेंगे उसके हिसाब से उनको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो हाँ ठीक है, उनको इंसेंटिव डिफरेंशियल रेट सिस्टम के हिसाब से मिलेगा। आई होप समझ आ गया, थोड़ा सा लेंदी था, बट अगर आपको लगता है कि आप 10 से 15 मिनट में टेलर को पढ़ लोगे या तो वो गलत बात है। 20 से 25 मिनट, आधा घंटा तो लगेगा ही। आपको बुक से भी पढ़ोगे तो 1 घंटा लगेगा पूरा उसको पूरा A to Z पढ़ने में। तो मैंने इसको पढ़ के अच्छे से नोट्स बना लिए हैं। तो अगर किसी को कुछ भी कमी है तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए, मैं नेक्स्ट थिंकर की वीडियो में उसको कंप्लीट कर लूँगी। ओके, थैंक यू।